अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। भाई कराची वालों ने कमर कस ली है और बस बादलों के बरसने का इंतज़ार है। अब हो जाए बारिश, लेकिन सही में खौफ भी आ रहा है, थोड़ा सा परेशानी भी है, क्योंकि जिस तरह की पेशगोई की जा रही है, सॉर्ट ऑफ तूफ़ान की पेशगोई की जा रही है। जो रात को हमने कराची के साहिली इलाकों में सूरत हाल देखी भी, तलातुम की सी और तोगयानी की सी, उसको देख के ज़रा हौल भी आया। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है, कितनी बारिश होती है। और तैयारी पर तो हमने कल भी बात की थी, आज भी ज़रा ब्रीफली पूछेंगे कि भाई क्या तैयारी है। और महकमा मौसमियात की एग्जैक्ट, आपको पता है हर घंटे ज़रा अपडेट हो जाती है ना सूरत हाल, तो उनसे पूछेंगे कब से कब तक कितनी बारिश होने की तवक्को जाहिर की जा रही है। सो दैट कम्स लेटर इन द शो। उधर ऑन द कॉन्ट्ररी मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में डेंगू की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। पर्टिकुलरली लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद से मुतअद्दिद दर्जनों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इवन अब तो वो जो कोरोना वाली सूरत हाल थी ना कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में रिपोर्ट होना शुरू हो जाए, तो वही डेंगू की सूरत हाल हो गई है। इसलिए यकीनन अलार्मिंग सूरत हाल है। हुकूमत को इक़दामात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इज्तिमाई तौर पर सोसाइटी को सतही ज़िलाई सतह पर, हुकूमती सतह पर बहुत से इक़दामात करने पड़ते हैं। स्प्रेज होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, जो मुख्तलिफ मकामात पर लार्वा पल रहे होते हैं, जो पब्लिक स्पेसेस में जगह होती है, जगह जगह पानी के गड्ढे हैं या कुछ खड़ा हुआ है पानी, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अपने तक आप जितना भी कंट्रोल कर लेंगे, बाहर जाएंगे तब भी डेंगू मच्छर के काटने का ख़तरा रहता है। इसलिए हम इस पर भी तफसील से बात करेंगे कि वज़ीर सेहत पंजाब जो है वो क्या इक़दामात कर रही हैं और अभी करंट स्टेटस है क्या, कितने मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। भाई ये तो बड़ी अच्छी खबर है, रिलीफ की खबर है। बिलाखिर उन शहरों में जहां पर वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 40% और अबव पहुंच चुकी है, वहां पर सिनेमाज जो हैं खोल दिए गए हैं। अब फिल्में भी काफ़ी तैयार बनी पड़ी हैं। हमें पता है जैसे कि भाई माहिरा खान की एक फ़िल्म है कायदे आज़म जिंदाबाद, सज्जल अली और बिलाल अब्बास की फ़िल्म है खेल खेल में। सो ये दोनों फिल्में बनाने वाला जो डुओ है ना, फ़िज़ा और नबील कुरैशी और फ़िज़ा अली मिर्ज़ा, वो आज जियो पाकिस्तान के मेहमान होंगे। उनसे पूछेंगे क्या तैयारी है, कब ये फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और क्या प्लान्स हैं पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री और दीगर लोगों के। सो वो तो हम करेंगे ही, लेकिन अभी ज़रा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक जो कि होना चाहिए, उसका मामला ऐसा लग रहा है कि वो भी अटकेगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का ऊँट किसी करवट एक्चुअली बैठा नहीं था कि एक नया तनाज़ा सामने आ गया है। हुकूमत ने साफ साफ बता दिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना इंतखाबी इस्लाहात का लाजमी हिस्सा होगा, यानी अगले इंतखाबात में ओवरसीज़ भी अपना वोट डालेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, क्या कहते हैं एक्चुअली, ये सुने ज़रा। आज पाकिस्तान की जो मईशत का एक बहुत अहम हिस्सा है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के रेमिटेंसेस के ऊपर, उनके भेजे गए पैसों की वजह से हम आज के हालात को भी कॉप विद कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। अगर हम उनको निकाल दें अपने सियासी निज़ाम से, ये बड़ी ज़्यादती की बात होगी। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना एक लाजमी हिस्सा होगा इंतखाबी इस्लाहात का। फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए जल्द पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। हमने, आप देख रहे हैं कि एक साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन से एक गुफ्तगू शुरू हो और हम इन रिफॉर्म्स के ऊपर आगे बढ़ सकें। हम अब भी ये कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन वक्त की तंगी के पेश नज़र हम जॉइंट सेशन जो है वो भी कॉल करने जा रहे हैं, जहाँ पे इन इस्लाहात के ऊपर एक जामे कानून साजी जो है वो हो सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का इख्तियार देना तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा था, लेकिन नून लीग समेत दीगर सियासी जमातों का मुतालबा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशस्तें रखी जाएं। चूंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है, तो उनके लिए नशिस्तें मखसूस की जा सकती हैं। वो अपने नुमाइंदे भेजें कौमी असम्बली के अंदर, बजाय इसके कि वो हमारे इलाकों की सियासत जिनके बारे में उन्हें मालूम नहीं है उसके बारे में उन्हें वोट देकर ऑनलाइन इंटरनेट के निज़ाम के ज़रिए उनके वोटों को हैक करने का दरवाज़ा खोला जाए।
वोटिंग मशीन की तरह समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग के मामले में भी अपोजिशन और हुकूमत की सोच बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं जी मखसूस नशस्तों, वो कहते हैं जी जनरल नशस्तों पर ही ये वोट डालें। अगर ये मामला आम इंतखाबात से पहले हल हो गए तो यकीनन बड़ी वैसे गैर मामूली सी बात होगी। इस पर ज़रा मुख्तलिफ हम मौक़िफ़ लेंगे, अपोजिशन का मौक़िफ़ तो लेंगे ही। हसन इकबाल साहब वुड बी जॉइनिंग अस इन अ व्हाइल, लेकिन उससे पहले ज़रा बात करते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब से, हु इज़ प्रेसिडेंट पिलडैट। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, वफाकी हुकूमत ने तो वाज़े कर दिया अहमद साहब कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना है और इसका निज़ाम बनाना है। इंतखाबी इस्लाहात का ये सारा मामला लाजमी हिस्सा होगा। आप समझते हैं जितना टाइम बचा है, अब 1.5 पौने 2 साल हैं, उसमें ये सारा सिस्टम डेवलप करना, इसको इस्टेब्लिश करना, इज़ दैट इवन पॉसिबल? EVM का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। 4 साढ़े 4 लाख कम अज़ कम, और कुछ लोगों का ख्याल है कि 9 लाख तक EVMs आपको ख़रीदने होंगे। तो उनका आपको पता है टेंडर का एक निज़ाम है, फिर ये इंटरनेशनल टेंडर होगा, वो टेंडर आने के बाद उनकी स्क्रूटनी होगी, फिर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर वो ऑर्डर डिलीवर करेंगे, फिर जो ऑर्डर आएंगे उनको भी आप पायलट टेस्ट करेंगे कई जगहों पे, फिर आप अपने स्टाफ को ट्रेन करेंगे और फिर स्टोरेज के लिए इंतज़ामात करेंगे। तो ये सारी बातें जो है एक ही गो के अंदर, एक ही जस्त्र के अंदर आप पूरे 4-5 लाख भी अगर कम अज़ कम हों EVMs, तो उनको डिप्लॉय नहीं कर सकते। दुनिया के किसी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में EVMs को एक ही मरहले में डिप्लॉय नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में उसमें बहुत गलती की बहुत गुंजाइश होगी, हादसा हो सकता है, खामखा एक क्राइसिस की सूरत पैदा हो सकती है। सही आपने कहा, EVM तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉब्ली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का मामला शायद हल हो जाए। अहमद बिलाल से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने का वादा तहरीक इंसाफ तो करती रही है, लेकिन दीगर जमातें भी इस बारे में इज़हार ख्याल करती रही है। तो इस पे ऐसा लगता है कि सब लोग ऑलमोस्ट एक ही पेज में थे कि उनके वोट का हक़ होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं इस पे बात आगे बढ़ी? व्हाट्स द डेडलॉक? एक टास्क फोर्स जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनाई गई थी 2018 में, वो इस पूरे निज़ाम को देख के कह चुकी है कि ये निज़ाम इंटरनेट वोटिंग का सिक्योर नहीं होगा और इसके लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, मज़ीद बेहतर टेक्नोलॉजी के आने की ज़रूरत है। दूसरा रास्ता जो बचता है वो पोस्टल बैलेट का बचता है। अब इतनी बड़ी तादाद में पोस्टल बैलेट्स को जब आप इंतखाबात के प्रिलिमिनरी नताइज को जारी करने के बाद गिनेंगे, और वो सिर्फ, और वो आपको मालूम है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास आते हैं, उसके अंदर ऊंच नीच का इस्तेमाल होता है। लेकिन बहरहाल ये मुमकिन है, थ्योरेटिकली मुमकिन है कि पोस्टल बैलेट्स के ज़रिए किया जाए। उसको कैसे मज़ीद सिक्योर बनाया जा सकता है, ये किया जा सकता है, और ये गालिबन 2 साल के अरसे में शायद मुमकिन भी होगा। इंटरनेट वोटिंग शायद मुमकिन ना हो, उसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, और गालिबन उसमें नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उसमें 3-4 साल लगेंगे। अच्छा अहमद साहब, अब हुकूमत की जानिब से मुकम्मल इंतखाबी इस्लाहात में एक ओवरसीज़ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, जो कि अपैरेंटली ऐसा लगता है हुकूमत और अपोजिशन में फंसा हुआ है। इन दोनों चीज़ों को अगर एक तरफ रखें, जो दीगर निकात हैं इंतखाबी इस्लाहात पे कि वो आपको लगता है वो ठीक है, वो बैलेट पर है, उन पर काम होना चाहिए, उस पर बात आगे बढ़नी चाहिए? में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए कहा गया है कि चीज़ें इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे डाले। ये भी कहा गया है कि जहां औरतों का जिक्र है कि औरतों के लिए ख़ास तौर पे वोटर अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जाएं, उनकी एज ए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा एफर्ट की जाए। वहाँ उन्होंने बाकी मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, सेगमेंट्स के लिए, जैसे माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको भी शामिल किया है। तो बहुत सी ऐसी अच्छी तजावीज़ हैं, लेकिन कुछ और भी काबिल एतराज़ या कंट्रोवर्शियल तजावीज़ हैं अमेंडमेंट्स की। मिसाल के तौर से उसमें भी ये लिखा हुआ है कि सेनेट के इंतखाब ओपन बैलेट से कराए जाए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में अब तफसीली फ़ैसला जारी कर चुकी है। फिर ये है कि आप हल्का बंदियाँ जो करें वो आबादी की बजाय वोटर की तादाद पे करें, इसके ऊपर भी इख्तलाफ राय है। फिर वोटर रजिस्ट्रेशन का बहुत सा काम ऐसा है जो नादरा को देने की तजवीज़ है, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है और किसी और को नहीं दिया जा सकता।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी हम तक पहुंच गया। अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एहसन इकबाल साहब तो नहीं, लेकिन तलाल चौधरी साहब इज़ विद अस, तो उनसे ज़रा बात करते हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, हुकूमत ने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना है, इंतखाबी तरमीम का लाज़मी हिस्सा होगा, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। क्या एतराज़ है अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून को इस पर? इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों का नाम लेके सिर्फ फैसल वाडे का केस खत्म करना चाहते हैं, जुल्फी बुखारी जैसों को मेंबर बनाना चाहते हैं, यानी अपने उन साथियों को जिनके माल में उन्होंने हिस्सा बांटा हुआ है, उनको सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम पर ओबलाइज करना चाहते हैं। अगर वो सीरियस हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक देने के लिए, तो मुस्लिम लीग नून ने तो तजावीज़ और बिल जो है वो ऑलरेडी असेंबली में जमा करवाया हुआ है। हम तो कहते हैं कि ना सिर्फ उनको वोट का हक मिलना चाहिए, बल्कि उनकी मखसूस नशिस्तों का कोटा जो है वो कौमी असेंबली और सेनेट में रखा जाना चाहिए। अच्छा जॉय साहब, ये बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरह ओवरसीज़ का मामला भी ऐसा है जिसके हक में माजी में मुस्लिम लीग नून भी बयानात देती रही है, आप भी मानते हैं और होना भी चाहिए। आज नहीं तो कल वैसे ये होना ही है, फिर हुकूमत का साथ दें, अपनी तजावीज़ दें, इसमें रुकावट ना बने। अब आपका बेसिक एतराज़ ये है कि मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए, वो कहते हैं जनरल, यही दिस इज़ द मेन डिफरेंस बेसिकली। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हम तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक देने के लिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा, हम तो बिल भी जमा करवा चुके हैं, और हम सिर्फ उनको वोट का हक नहीं बल्कि चाहते हैं उनकी सीटें भी असेंबली और सेनेट में भी होनी चाहिए। मगर उसके बाद देखिए ना, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक को आप ईवीएम मशीन से ना जोड़े। ईवीएम मशीन जो है ये तो अब इनकी उन लोगों की जहन की दरियाफ्त है जो कि धांधली की से इन सीटों पर आकर बैठे हैं। सो ईवीएम की मशीन सिर्फ धांधली के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है अगर थैले उठाएंगे, धुंध का बहाना करेंगे, फिर फंस जाएंगे। अगर धांधली नहीं करेंगे तो फिर कंटोनमेंट जैसे रिजल्ट आएंगे। सो ये सही इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं करते। अच्छा जॉय साहब, इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हुकूमत की जानिब से अपोजिशन की जानिब कदम बढ़ाया गया है, बातचीत के दरवाजे खोले गए, कहते रहे कि जनाब आएँ बैठे बात करें। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बातों पर इत्तेफाक राय हो सकता है, कोई अच्छी खबर प्रॉब्ली मिले? देखिए, कुछ आप उनकी माने, कुछ वो आपकी माने, तो मे बी बात आगे बढ़े या नहीं? इनकी पूरी जो ये बात है कि हम कोई रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, ये बदनीति पर मबनी है। ये अपनी नीयत दुरुस्त करें। कानून पाकिस्तान में पहले भी बहुत मौजूद है, उस पर अमल करें। हमारा तो ख्याल था कि ये किसी भी रिफॉर्म का नाम लेने से पहले डिप्टी स्पीकर जो 50,000 जाली वोटों से उससे इस्तीफा दे देंगे या कहेंगे कि वो हम छोड़ देते हैं सीट। चेयरमैन सेनेट का जिस तरह इलेक्शन इन्होंने 2 नंबर तरीके से वो जीता है, इसी तरह फैसल वाडे जैसे केस जो कि 3-3 साल से लटक रहा है, वो केसेस जल्दी खत्म हो। सो सबसे पहले नीयत की जरूरत है। जब आप नीयत आपकी हो अपने गुनाह छुपाने की, तो फिर बातचीतें कहाँ कामयाब होती हैं। भाई नियतों पे आपको तो शक है, और ऐसे में कैसे बात आगे बढ़ेगी, हम ये सोच रहे हैं। इस पे आप भी अपनी राय का, थैंक यू बाय द वे तलाल चौधरी साहब, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं जियो पाकिस्तान टीवी पर। वैसे आपके ख्याल में किस तरह ये मामला सेटल होना चाहिए? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए, उनकी मखसूस सीटें हों जिस पे वो वोट डाल सकें, या फिर जनरल नशिस्तों पर जो उनके हल्के हैं, जो उनके आबाई हल्के हैं, वहीं पर उनको वोट का हक़ इस्तेमाल होना चाहिए? और एक और भी वैसे प्रोविज़न होनी चाहिए, पोस्टल बैलेट जो है ना, हम जैसे लोग जिनका ताल्लुक़ किसी और शहर से है, जो नौकरियाँ कहीं और कर रहे हैं, उनको इसकी इजाज़त होनी चाहिए कि वो पोस्ट के ज़रिए अपना वोट कास्ट कर सके। पोस्टल बैलेट की सहूलत मौजूद है, लेकिन वो मखसूस लोगों के लिए, उसमें मैंने अपना पूरा क्राइटेरिया पढ़ा, मैं इसमें नहीं आ रहा था। सो आई थॉट कि आई वर्क इन कराची, आई एम फ्रॉम लाहौर, माई वोट इज स्टिल इन लाहौर, सो देयर शुड बी अ तरीका विच should be devised for people like us who are working in another city in a private organization, so that we can also cast our vote by sending
इट थ्रू अ पोस्टल बैलेट। जनाब, डॉलर की वैसे प्राइसेस आपको पता है कहाँ तक पहुँच गई हैं। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें दोबारा से बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस सिलसिले में भी बात हो रही है, आई वाज जस्ट रीडिंग अप। लेकिन अभी एक और मसला जो है वो ताजर बरादरी का है। ताजर बरादरी ने टैक्स ऑर्डिनेंस और पॉइंट ऑफ सेल्स के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। ताजर बरादरी ने कल एक्चुअली FPR की पॉलिसियों के खिलाफ इस्लामाबाद में FPR का जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर धरना भी दिया और FPR और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए जो कोई खासे सक्सेसफुल ना हो सके। और ताजर रहनुमाओं का ये कहना है कि ताजर मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर सेल्स टैक्स रिटर्न में मुकम्मल डॉक्यूमेंटेड हो चुके हैं, इसलिए ट्रेडर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाना समझ से बालातर है। ताजरों का एतराज़ है कि इतना बड़ा निज़ाम लाने से पहले उनसे पूछा तक नहीं गया और हुकूमत ने हर बड़े दुकानदार या रिटेलर को अपना सिस्टम FPR के साथ मुंसलिक करना लाजमी करार दिया। वैसे होना भी चाहिए, ये हर बड़े दुकानदार पे पॉज होना भी चाहिए। ताजरों ने ऑल्दो धरना मौखर कर दिया है, 19 अक्टूबर को फिर एहतजाज का ऐलान किया अगर इनके मुतालबात ना माने गए या कोई राह ना निकली। सबसे पहले तो हम बात करते हैं चीफ कमिश्नर टैक्स पेयर कराची हमीद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फिर ताजर बरादरी का भी मौक़िफ़ लेंगे। बहुत शुक्रिया मेमन साहब। मेमन साहब, ताजरों को पॉइंट ऑफ सेल के मामले पर बड़े सख्त एतराज़ात हैं, निज़ाम मानने को तैयार नहीं है। FPR ये निज़ाम लाने के पीछे ज़ाहिर पड़ा हुआ है। वो कहता है किस तरह जो कंज्यूमर से टैक्स लिया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट हो सकेगा, जमा हो सकेगा। क्या समझते हैं, कोई मसला हल हो सकता है कि कोई बीच किरा निकल सकती है? ये टेक्सटाइल और लेदर के सेक्टर के लोग आए थे, उनकी तजवीज़ पर ये स्कीम लाई गई थी और उस वक्त ये स्कीम सिर्फ जो टेक्सटाइल और लेदर के सेक्टर्स के लिए ही थी। बाद में जब ये स्कीम चली है और हमने उसके रिज़ल्ट्स देखे हैं तो ख़ासा जो टर्नओवर है लोगों का बढ़ा है, सेल्स बढ़ के रिपोर्ट हुई हैं और उसमें कई गुना इजाफा हुआ। तो उसके बाद फिर ये सोचा गया कि अब जब टेक्सटाइल और लेदर में कामयाबी हुई है तो इसको बाकी सेक्टर्स में जो जनरल रिटेलर्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, उन पर भी ये सिस्टम लाया जाए। तो उसके बाद ये लाजिम किया गया सारे सेक्टर्स के लिए। शुरू में ये स्कीम ऑप्शनल थी, जो मर्ज़ी से आ रहा था उसको कम रेट मिल रहा था, जो नहीं आ रहा था टेक्सटाइल लेदर का 9% मिल रहा था। जब ये कंपल्सरी की गई तो जो जनरल रिटेलर्स हैं उनको भी इसमें लाजमी आना करार दिया गया और उनको स्टैंडर्ड रेट पे ही रखा गया। उनके साथ वो टेक्सटाइल और लेदर का ट्रीटमेंट नहीं रखा गया क्योंकि अब ये मैंडेटरी हो गई थी तो वो जो इंसेंटिव था रेट का वो उनके लिए नहीं रखा गया। अच्छा हमीद साहब, अगर ताजर नाराज़ हैं तो इसकी वजह ये भी नज़र आती है कि इतना बड़ा निज़ाम लाने से पहले वो कहते हैं जी हमसे पूछा नहीं गया, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। FPR अगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेता तो फिर इस किस्म के मसले आते हैं। तो क्या समझते हैं, बेहतर ना हो कि तमाम फैसले मुशावरत से किए जाएँ? ये जो स्कीम शुरू हुई थी ताजरों की तजवीज़ पे ही शुरू हुई थी और जब इसको हमने बाकी सारे रिटेलर्स के लिए, जनरल रिटेलर्स के लिए स्कीम लाए तो उनसे भी जो चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है या दूसरी तंजीमें हैं उनके साथ हमारे मुज़ाकरात रहे हैं और उनकी जो रिजर्वेशंस हैं, उनकी इनकम टैक्स के टर्नओवर टैक्स के हवाले से रिजर्वेशंस थी, उनकी पुराने सालों के ऑडिट्स के हवाले से रिजर्वेशंस थी, वो सारी FPR ने एड्रेस की और उनको यकीन दिलाया कि इस स्कीम में आने के बाद अगर आपकी सेल्स बढ़ती हैं तो उस बढ़ी हुई सेल्स की बुनियाद पर हम आपके पिछले सालों को नहीं छेड़ेंगे। जो करंट सेल्स आपकी बढ़ती हैं इन सालों में उन्हीं पर जो रेवेन्यू आएगा वो FPR के लिए काफ़ी है, पिछले सालों को हम नहीं खोलेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ मरहलों पर उनके साथ हम बैठते रहें, उनसे डिस्कस करते रहें, उनकी रिजर्वेशंस को एड्रेस भी करते रहें। और इसमें एक बहुत बड़ा न सिर्फ टेक्सटाइल लेदर का जो के लोग थे जो इसमें खुशी से आने के लिए तैयार थे, बल्कि ये चेन स्टोर एसोसिएशन वगैरह ये जो बड़े ताजर हैं ये भी इसमें खुशी से आना चाहते हैं, उनको भी इसमें बहुत बड़ी रिजर्वेशन नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि हर लम्हे पर, हर मौके पर मुशावरत की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। हमीद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अंजुमन ताजरान सिंध के वाइस प्रेसिडेंट जावेद कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। पॉइंट ऑफ सेल्स पॉज मशीनों पर ताजरों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये सब कुछ वैसे टैक्स निज़ाम को सीधा करने के लिए बड़ा ज़रूरी भी है, इसी के लिए कोशिश की जा रही है। क्या समझते हैं, क्या नुकसान होगा, क्या कबाहत है, क्या रिजर्वेशन है आपको इस पर? देखिए जी, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगने से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो माल हमारे पास मौजूद है वो ऑलरेडी 17% सेल टैक्स देकर मार्केट में आया है। उसके बाद जो मशीन लगेगी तो उसके लिए हमें एक मुंशी रखना पड़ेगा और हम ओवर एक्सपेंसेस हो जाएंगे और 15 दिन में हमें रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। मुझे बताएं कौन से मुल्क का ये कानून है, कौन सी दुनिया में कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है।
जब हमारे ऊपर सेल टैक्स लगता ही नहीं तो इस मशीन लगाने का जवाब क्या पैदा होता है? अच्छा, वैसे कैशियर जो होता है, नॉर्मल कैशियर, वो ऑटोमेटिकली पॉइंट ऑफ सेल में सब कुछ ऐड होता रहता है। वंडा, आपको मुंशी क्यों रखना पड़ेगा उसके लिए? अब ये बता दें जावेद साहब के तासुर ये है कि ताजर टैक्स देना नहीं चाहते, आप लोग हर मामले पर हड़ताल और धरने से सर्टनली इस तासुर को तक़वियत भी मिलती है। तो टैक्स का मसला कैसे हल होगा? मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? मईशत कैसे आगे बढ़ेगी? अगर आप कह रहे हैं कि आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये टैक्स देकर फिर मार्केट में आई हैं और आपके सुपर स्टोर्स तक पहुँची हैं, तो फिर तो कोई कबात होनी ही नहीं चाहिए। देखिए जी, जैसे आपने कहा कि ताजिर टैक्स देना नहीं चाहता, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने पिछले वज़ीर ख़ज़ाना जनाब हफ़ीज़ शेख साहब से हमारा एक हुकूमती सतह पे वायदा हुआ और उसके अंदर उन्होंने भी एग्री किया और हमने भी उन्हें कहा कि फ़िक्स टैक्स स्कीम यहाँ जो है मुल्क में लॉन्च की जाए, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। हमने ये कहा कि सादा तरीक़ाकार इनकम टैक्स का जो रिटर्न फॉर्म है वो उर्दू और इंग्लिश में किया जाए एक पेज के अंदर, वो आज तक नहीं हुआ। टैक्स देने से इनकार ताजिर ने कब इनकार किया है? हमारा तरीक़ाकार पे इख्तलाफ है। ताजिर का जो FPR ने जो तरीक़ाकार रखा हुआ है उस तरीक़ेकार के ऊपर टैक्स नहीं हम दे पाएंगे। हम टैक्स देना चाहते हैं क्यों, टैक्स इस मुल्क के लिए हम दे रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आसान शराइत के ऊपर टैक्स जो ताजिरों पे बनेगा वो इंशाल्लाह, हमने पहले भी इनकार नहीं किया, ना आज करते हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जावेद कुरैशी साहब। मौक़िफ़ आपने सुन लिया टैक्स हुकाम का भी और ताजरों का भी। होपफुली किसी मामले में ये मामला किसी तरह सेटल हो जाए और कोई ना कोई बीच की राह निकल आए। वैसे पॉइंट ऑफ सेल होता है तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करने में आसानी रहती है। ताजरों का वैसे अल्टीमेट अपना भी फ़ायदा होगा इससे, और उनकी जो अपनी दुकान के अंदर एम्बेजलमेंट है या माल चोरी होने के मसाइल है या कोई माल कच्ची पर्चियों की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सका, वो सारे मामलात भी इससे हल हो जाते हैं। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और सिनेमाज बिलाखिर ऐसा लग रहा है कि अब खुल जाएंगे, ज़िंदगी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई है। कोरोना वबा के सबब फिल्म इंडस्ट्री पर मुसलसल बड़ा ही वैसे टफ टाइम था, बिलाखिर खुशखबरी मिल गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत 8 शहरों में सिनेमाज खोलने की इजाज़त दे दी है। ट्विटर पर सिनेमा घरों के खुलने का नोटिफिकेशन शेयर करते हुए फवाद चौधरी साहब ने उम्मीद जाहिर की है कि अगले 10 दिन में लाहौर और कराची के सिनेमा भी खुल सकेंगे और सिनेमा इंडस्ट्री के बहाली के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास क्या इतनी फिल्में तैयार हैं? जो SOPs पर जो सर्टिफिकेशन चेक करने वाला मामला है वो किस तरह से मैनेज किया जाएगा? बहुत सारी बातें हैं। कंटेंट हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? कितनी फिल्में बनी हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन? हमें बात करेंगे। मुल्क के मारूफ डायरेक्टर हैं नबील कुरैशी सबसे पहले, और उसके बाद प्रोड्यूसर फ़िज़ा अली मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद होंगी। नबील, थैंक यू फॉर योर टाइम। बताइएगा, अब फाइनली सिनेमाज खुलने की तरफ जा रहे हैं, आसार तो यही हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से कुछ बहाल हो सकेगी। वैसे इतनी फिल्में क्या हमारे पास रेडी पड़ी हैं? ओवरऑल इंडस्ट्री की आप बात करें, आई एम श्योर यू मस्ट बी कनेक्टेड, कि हम डिमांड पूरी कर सकें। आई थिंक कि बहुत ही अच्छा रहेगा कि जब सिनेमास खुलेंगे तो पाकिस्तानी फिल्म्स जो है वो अराउंड 22 से 23 फिल्म्स जो हैं वो तकरीबन तैयार हैं या तैयारी के बिल्कुल मुकम्मल होने की तरफ हैं, जिसमें से 2 फिल्म्स हमारी हैं, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद और खेल खेल में। उसके अलावा बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी रेडी थी बट अनफॉर्चुनेटली रिलीज़ नहीं हुई थी, जैसे मौला जट है, ठीक है, मनी बैग गारंटी है, एक फ़िल्म है इशरत मेड इन चाइना, और आई थिंक यासिर नवाज़ की एक फ़िल्म है, वजाहत की एक फ़िल्म है। तो काफ़ी सारी फिल्म्स हैं इस तरह से। घबराना नहीं एक फ़िल्म है, वो भी रिलीज़ होने वाली है। सो अराउंड आई वुड से कि 20 से 22 फिल्म्स हैं जो तकरीबन तैयार हैं। तो अगर सिनेमा खुलता है तो मुझे लगता है कि तकरीबन अगर तरीके से फिल्म रिलीज़ की जाएँ, ऐसा ना हो कि एक ही दिन पे 3-3, 4-4 फिल्में रिलीज़ हो रही हूँ, अगर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की जाए ओवर द ईयर, तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए जो है वो 2022 सिनेमा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन 20-22 टाइटल्स में से तकरीबन 8-10 ऐसे बड़े टाइटल्स हैं जो जिसके अंदर अच्छी बड़ी स्टार कास्ट है, अच्छे मेकर्स हैं। सो उनमें बहुत पोटेंशियल है उन फिल्म्स में जो है वो हिट होने का और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस करने का। तो और इंटरनेशनल फिल्म्स तो वैसे ही अलाउ हैं। तो आई थिंक कि 2022 बहुत अच्छा रहना चाहिए पाकिस्तान। बड़ी अच्छी तजवीज़ भी है कि इक्वली ज़रा समझदारी के साथ
डिस्ट्रीब्यूट की जाएँ। 22-23 फिल्म तैयार पड़ी हैं, हमें तो बड़ा खुशी हुई है सुनकर। अच्छा नबील, एक तासुर ये है, वैसे तो घबराना नहीं का आपने जिक्र किया था अभी, लेकिन आवाम बड़े एंटरटेनमेंट डिप्राइव थे, घबरा भी रहे थे, लेकिन आप लोगों के लिए तो और ज़्यादा घबराने का आई गेस ये टाइम गुजरा होगा। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ज़रा क्रिएटिव गैप मिल गया, सोचने का मौका मिला, कंटेंट क्रिएशन की तरफ तवज्जो आई। तो आपके लिए ये जो इतना ज़्यादा टाइम था, ये आपने घबरा के गुजारा या आपका भी थॉट प्रोसेस ज़रा बेहतर हुआ इस दौरान? जब ये कोरोना आया तो ये एक तरीके से आई वुड से फॉर द सिनेमा इंडस्ट्री ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, बिकॉज सिनेमा शट डाउन हो गए, तो उन्हें जो है वो उनके जो रेंट्स हैं या उनकी जो बाकी फाइनेंशियल सिचुएशन थी उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट उस तरह से जो है वो नहीं पड़ा। और हमें भी जो है वो एज ए मेकर ओवरऑल इंडस्ट्री को तकरीबन जो है वो थोड़ा सा टाइम मिल गया। और आई वुड से क्योंकि अगर हम देखें 2020 में जो है वो इतनी ज़्यादा फिल्म्स शूट नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोरोना। 2021 में अब जाके लोग वापस जो है वो काम शुरू कर रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये कहना दुरुस्त रहेगा कि थोड़ा सा टाइम मिल गया तो लोगों ने कुछ फिल्म्स और बना ली हैं। जो फिल्मों का थोड़ा थोड़ा काम बाकी था वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो अब जब सिनेमा खुलेंगे इंशाल्लाह तो एक पाकिस्तानी फिल्मों की बम्बार्डमेंट होगी इंशाल्लाह। चले, वी सर्टनली लुक फॉरवर्ड टू खेल खेल में एंड कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। लेकिन इसके अलावा जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं नबील साहब, नेटफ्लिक्स है, दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बहुत बड़ी एक ऑडियंस है, बहुत बड़ी मार्केट है। उस तरफ क्या आप आ रहे हैं या एज सच पाकिस्तानी कंटेंट हमें क्यों नहीं वहाँ नज़र आता? अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि नेटफ्लिक्स का जो रीजनल ऑफिस है वो इंडिया में है, और इस वक्त इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का ताउन करने के लिए या कोलैबोरेशन या हमसे कोई काम ख़रीदना नहीं चाह रहा, बिकॉज वो तो हमें चाहते हैं कि फाइनेंशियली जो है वो डिस्टेबल करें या हमारे जो लोग हैं वो उनके प्लेटफॉर्म्स पे या उनके थ्रू जो है वो काम नहीं कर रहे हो। तो अगर आप रियलाइज़ करेंगे तो पिछले आई थिंक 1-2 सालों से तो नेटफ्लिक्स पे कोई राइट्स एक्वायर करके भी यानी कि चीज़ नहीं ली गई है। जैसे यूजुअली वो हमारे ड्रामास ले लेते थे या हमारी ऑलरेडी रिलीज फिल्म्स ले लेते थे। ओरिजिनल तो दूर की बात है, बट वो भी चीज़ एक्वायर नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक कि थोड़ा सा टाइम लगेगा नेटफ्लिक्स तक रीच आउट, नेटफ्लिक्स को हमें रीच आउट करने में या हमें नेटफ्लिक्स को रीच आउट करने में। थैंक यू फॉर द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव भी लेते हैं और फिल्म प्रोड्यूसर फ़िज़ा अली मिर्ज़ा इज़ विद अस राइट नाउ। फ़िज़ा, थैंक यू फॉर योर टाइम। बताइएगा, अब कोरोना के दिनों में सिनेमा बंद रहे, आपने अपनी 2 फिल्में नबील अभी बता रहे हैं तैयार कर ली, लेकिन सर्टनली रिलीज़ नहीं हो सकी। फिल्म बनाना वैसे तो कारोबार है, दिस इज शो बिजनेस, पैसा लगाते हैं, पैसा कमाने की कर्ज से लगाते हैं। ये सारा टाइम प्रोड्यूसर्स के लिए, फाइनेंसर्स के लिए कितना मुश्किल रहा? देखिए, जैसे हर तरह के कारोबार करने वाले को इस दौरान बहुत मुश्किल पेश आई है, इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है। नॉट जस्ट कि हमें फाइनेंसिस के लेवल पे, बल्कि जो फिल्में हमने बनाई हुई थी और जो मिड पॉइंट पे होल्ड हो गई, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे जिनका उन फिल्मों में पैसा लगा हुआ है, उस हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। और इसमें हम जैसे कुछ प्रोड्यूसर्स जिनके पास कुछ थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है, उनको तो फिर भी हमारे इन्वेस्टर्स ने काफ़ी तरीके के साथ टाइम गुजार लिया, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इससे भी कई ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा होगा। रियली टफ। आप लोगों ने तो अपना नाम बनाया हुआ है, तो शायद आपके इन्वेस्टर्स ने इतना तंग ना किया, लेकिन अदर लोग, बहुत से लोगों के लिए मुश्किल भी रही होगी। फ़िज़ा, हुकूमत का प्लान ये है कि सिनेमाज अब दोबारा खुल रहे हैं, ज़रा ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो रही है, निज़ाम चलाने के लिए इंटरनेशनल फिल्में भी लाई जाएंगी, क्योंकि अपेरेंटली हमारे पास इतना कंटेंट नहीं होता कि हमारे वो सिनेमास का सर्कल चल सके। आपके ख्याल में अभी दिस इज़ द राइट पॉलिसी, इंटरनेशनल कंटेंट भी आए, हमारा अपना कंटेंट भी आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज़ हो? व्हाट डू यू थिंक? देखें, इस वक्त जो चीज़ भी, जिस तरह का कंटेंट भी हमें रिक्वायर्ड है, चाहे वो लोकली प्रोड्यूस हो या इंटरनेशनली इंपोर्ट किया जाए, उसको वेलकम करना चाहिए और उसके ऊपर किसी तरह क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। एनीथिंग दैट कैन हेल्प ब्रिंग द इंडस्ट्री बैक ऑन इट्स ओन फीट इज़ मोर देन वेलकम। आई ऑल्सो डेफिनेटली फील कि हमें ये ज़रूर देखना चाहिए, जो कि मैंने आपको अपने पिछले जवाब में भी कहा है, कि इसको एक इंडस्ट्री की तरह देखें। एक हर इंडस्ट्री के साथ ना सिर्फ कि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे तरह के बिजनेसेस जुड़े हुए होते हैं, और इसी तरह हमारी इंडस्ट्री के साथ भी बेशुमार दूसरे बिजनेसेस हैं जो कनेक्ट करते हैं। सर्टनली, बहुत शुक्रिया आपका फ़िज़ा अली मिर्ज़ा।
फिल्म एक अपनी दुनिया है, एक अपनी ज़िंदगी है। जब फिल्म का कारोबार चलता है तो बहुत सा कारोबारी ज़िंदगी उसके साथ मुंसलिक होकर चलना शुरू हो जाता है। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों का दौरा है। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान जो है मुस्ताफ़ी हो गए हैं 5 माह पहले ही। क्या वजूहात बनी वो तो वैसे जमागोइयाँ थी ही कि ही माइट रिज़ाइन, बट वो ज़रा टाइम से पहले आ गया। फैज़ान लखानी हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं हमारे साथ। फैज़ान बताइएगा, बहुत से नाम गर्दिश कर रहे हैं, आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? अब ये जो डायरेक्टर का ओहदा आने वाला है इस पर कौन हो सकता है बराजमान? देखिए, डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ कराने की बात बहरहाल ज़रूर हो रही है और अब CEO का ओहदा एबॉलिश हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उसके बाद ही कोई अपॉइंटमेंट इस ओहदे पर हो सकती है, क्योंकि इस वक्त डायरेक्टर क्रिकेट के ओहदे की आईनी गुंजाइश नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है PCB का, CEO की गुंजाइश है तो या तो इंटरिम CEO करेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अमेंडमेंट करके जो BOG है वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है PCB का वो अमेंडमेंट करेगी और फिर इस ओहदे को लेकर आगे बढ़ेगी। क्रिकेटर्स के नाम लिए जा रहे हैं, कल भी इनफैक्ट आकिब जावेद की मुलाकात हुई और उसके अलावा दीगर खिलाड़ियों के भी नाम लिए जा रहे हैं। जो उम्मीद यही की जा रही है कि या तो मोइन खान का भी नाम इनफैक्ट लिया जा रहा है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो रमीज़ राजा के क्लोज या जो रमीज़ राजा साहब के साथ जो क्रिकेट खेले हैं या 92 के अराउंड के जो प्लेयर्स हैं उनमें से शायद किसी को डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मिल सकता है। बट अभी ये सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, अभी सजेशन है। मोइन खान के तो अपने साहबजादे भी हैं स्क्वाड का। आई वंडर के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को इसमें नोट किया जाता है या नहीं किया जाता। खैर, क्या वैसे जो इख्तियारात होंगे जितने वसीम खान साहब के पास थे, अब ये नए डायरेक्टर के पास शायद उतने इख्तियारात तो ना हो, बिकॉज रमीज़ राजा ज़रा कॉन्सनट्रेटेड इख्तियारात में ही अपने पास ही रखने में प्रॉब्ली बिलीव करते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट जो चीज़ें वसीम खान के इस्तीफे की तरफ आप ये कह लें कि तेज़ी से गई है वसीम खान के इस्तीफे की जानिब, उसमें भी यही वजह थी कि अगर आप पिछले 2-3 साल देखें तो हर चीज़ में सेंटर ऑफ अटेंशन वसीम खान हुआ करते थे। बट जब से रमीज़ राजा ने टेक ओवर किया था तो हर चीज़ में रमीज़ राजा पेश होते थे और जो डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए या जो क्रिकेटिंग अफेयर्स चलाने के लिए जो मेन रोल जो CEO का होना चाहिए था वो थोड़े से ओवरशैडोड रहे थे। तो रमीज़ राजा जो चेयरमैन PCB उनके इख्तियारात या उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो बन गई थी। तो ये वन ऑफ द रीजंस ऑफ कोर्स कहा जा रहा है कि वसीम खान के इस्तीफे की वजह बनी, जो 4 माह पहले ही अपने ओहदे से सबकदोश होकर अब वापस जाने वाले बर्मिंघम में कह रहे कि अपनी फैमिली के साथ वो। ये तब्दीलियाँ यहाँ पे बाय द वे रुक गई हैं या फिर कुछ और भी बता दें अगर कोई आने जाने वाला है तो? देखिए, जब भी कोई नया सेटअप आता है तो तब्दीलियाँ तो ऑन कार्ड्स होती हैं और जो तब्दीलियाँ होती जा रही है वो सारी एक्सपेक्टेड थी, कोई अनएक्सपेक्टेड तब्दीली कोई नहीं है। अब देखें जिस तरह से खबरें आ रही है, टीम सिलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, तो तलवार ऑफ कोर्स सिलेक्शन कमेटी पे भी लटक रही है और सिलेक्शन का ये जो सेटअप है जिसमें हेड कोचेस पार्ट है, इत्तलात ये कि रमीज़ राजा साहब उसके हक में भी नहीं है, तो एक प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी दोबारा यहाँ पर लाई जा सकती है, नए सरबराह भी सिलेक्शन कमेटी के आ सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया फैज़ान फॉर योर टाइम। भाई सबसे पहले ज़रा डॉलर के बारे में आपको बता दें, डॉलर बिला रोक टोक ऊपर जाए चला जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर का भाव 170 रुपये से भी ऊपर चला गया। 31 पैसे के इजाफे के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 170 रुपये और 27 पैसे और ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे के बाद 172 रुपये 30 पैसे तक पहुंच गया। आए रोज़ तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को छू रहा है डॉलर, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, आवाम मुतासर हो रही है। बैरूनी कर्ज़ों को तो ना ही आप पूछें, उसके बोझ में कई गुना इजाफा हो चुका है। रुपया इतनी तेज़ी से कदर खो रहा है, महंगाई के नए तूफ़ान को रोक नहीं पाएगा यह सारा मामला। और ये बात समझ से बालातर है कि हुकूमत एक तरफ मईशत बेहतर होने के दावे कर रही है और दूसरी तरफ मुसलसल पेट्रोल बढ़ा चला जा रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ी चली जा रही हैं, डॉलर बढ़े चला जा रहा है और मज़ीद भी इसमें इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि इसका भी सर्टनली आम आदमी पर असर होगा, बट आई वंडर के इदराक भी है, क्योंकि बाज़ वफाकी वज़रा जिस लहजे में और जिस तरह से आके बात करते हैं ना कि ओहो महंगाई बढ़ी है तो क्या हुआ, इनकम भी बढ़ी। सर नहीं बढ़ी है इतनी इनकम जितना आपको इदराक हो रहा है कि लोगों की इनकम बढ़ गई है। शायद आपको कोई गलत बीफ कर रहा है। खैर, ज़रा वाशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे ज़रा बात करते हैं। सुहेल साहब, डॉलर की कीमत अब पूरे 250 के करीब ऑलमोस्ट पहुँच गई है, पहुँच जाएगी। ये कीमत बढ़ने की क्या वजूहात, क्या मुहर्रिकात रहे और कहाँ तक जाके रुकेगा ये सिलसिला, ये भी ज़रा प्लीज़ बताइएगा। देखिए, ये सिलसिला वही है जब से पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है पिछले कोई 1 माह से और इंपोर्ट बिल भी बढ़ा है, तो ये रुपया प्रेशर में ही है। और नॉर्मली ये होता है कि जब क्वार्टर एंड होता है, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं सितंबर की क्लोजिंग हो रही है,
तो बहुत सारी पेमेंट्स जो हुकूमत और प्राइवेट कंपनी इन्हें बोरो की भी होती है बाहर से डॉलर में, वो रीपे की जाती है। तो हमने ये देखा है कि सितंबर के एंड में ये प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि इतलात यही है कि कुछ लोन की रीपेमेंट हैं डॉलर में, वो की जा रही हैं। और सेंट्रल बैंक जिस तरह अब सिस्टम को मैनेज कर रहा है, वो मार्केट को उसने ओपन छोड़ दिया है और वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता, जिसकी वजह से जब डिमांड ज़्यादा होती है जिस तरह अभी देखी जा रही है, तो डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा सोहेल साहब, अब हुकूमत की पॉलिसी या कम अज़ कम ये ऐलान हो रहा है कि डॉलर फ्री मार्केट में ओपन छोड़ना ठीक है, शुरू से ये कहते रहे हैं। अब इस कदर रुपए की कदर अगर नीचे चली जाएगी और हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी और डॉलर को कंट्रोल ना किया गया, तो ओवरऑल महंगाई कितनी बढ़ सकती है? इसके क्या कोई नुकसानात भी हो सकते हैं या ठीक है बस यही पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए ये डिलेमा ज़रूर है कि या तो आप डॉलर को कंट्रोल कर लें तो आपके मुल्क के हालात अच्छे हो जाते हैं, मगर फिर कुछ 2-3 साल के बाद वो इकॉनमी धड़ाम से नीचे आ जाती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप मुल्क के हालात की तरह आप करेंसी को भी उसी हालात की तरफ मोड़ दें, यानी उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। तो महंगाई में इजाफे होगा। हमारी जो पहले एस्टिमेट थी 8-8.5%, अब हो सकता है कि वो 9-9.5% हो जाए। So things are not looking very ideal ahead। ये बताइएगा कि डॉलर तो चले बढ़ ही रहा है, स्टॉक मार्केट पे भी कोई ऐसे असरात अच्छे नहीं पड़ रहे हैं सारी सूरत हाल के, मंदी का रुझान भी देखा गया है। क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं स्टॉक्स पर दबाव की? देखिए जब से सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी टाइटनिंग शुरू की है और जो करेंसी गिर रही है, उससे लोगों को लग रहा है कि शायद IMF के साथ मुज़ाकरात में और भी हुकूमत को इक़दाम देने पड़े हैं, जिसमें लग्जरियस आइटम की, गाड़ियों की और फूड आइटम्स की कीमतें बढ़ानी पड़ें, जिसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं उनके मुनाफे में कमी होगी। इसी तरह लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए हैं वो आगे जाके और बढ़ेंगे, तो लोगों ने बेहतर जाना कि कुछ पैसा इक्विटी मार्केट से निकाल लिया जाए और फिक्स्ड इनकम में लगा दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो ओवरऑल जो टाइटनिंग चल रही है मॉनेटरी और फिजिकल, उसका असर है। और कुछ हद तक असर ख़ास तौर से आज जो अफगानिस्तान रिलेटेड अखबारात में खबरें थी, वो भी मार्केट को असरअंदाज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सोहेल साहब। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे हम दोबारा बात कर लेते हैं। शुक्रिया अब्बासी साहब। भाई साहब, आई एम श्योर आपके इल्म में है कि डॉलर कहाँ पहुँच गया है। हुकूमत को अंदाज़ा है कि अगर यह ना कंट्रोल किया गया तो क्या होगा। महंगाई का पहले ही बोझ है, मज़ीद तूफ़ान आ सकता है और जाहिर है कि नुकसान आएगा तो आप पे सियासी दबाव भी बढ़ेगा। देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त भी जो रिज़र्व हैं, फ़ॉरेन करेंसी के ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, वो इस वक्त अपनी मैक्सिमम लेवल पे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे ख़ित्ते की सूरत हाल है और जो अफ़गानिस्तान में एक बड़ी चेंज आई है उसकी वजह से, और इस हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई हुई है पिछली हुकूमत के बरक्स कि हम बिल्कुल डॉलर नहीं झोंकेंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं झोंकेंगे और उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए जो आर्टिफिशियल जो मसनूई तरीके हैं वो नहीं करेंगे। इस वजह से भी इसमें थोड़ी सी जो ये जो इसकी वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी पॉलिसी है, मगर महंगाई बहुत बढ़ेगी फिर, ज़ाहिर है बढ़ रही है ऑलरेडी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कैसे कंट्रोल करेंगे उसे? उसके लिए क्या प्लान है? और एक परसेप्शन है, अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि महंगाई कम हो रही है तो लोग नहीं मानेंगे, बिकॉज एक इस वक्त पाकिस्तान में कुछ हमारी ऑपोजिशन ने और कुछ ओवरऑल भी एक माहौल सा मीडिया में भी बना हुआ है कि महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखूँ तो महंगाई की शरह कम हो रही है, लेकिन अगर एक तासुर जो ज़ाहिरी है, जनरल परसेप्शन जिसे कहते हैं, वो देखें तो महंगाई का ज़्यादा वावेला है, शायद उसकी पॉलिटिकल रीज़न ज़्यादा हैं। तो वो दोनों अगर आप कंपैरिजन देखें कि डॉलर के बढ़ने के बावजूद भी महंगाई जो उसकी शरह थोड़ी सी कम हुई है, तो यकीन रखें इंशाल्लाह हुकूमत की नज़र भी है और जो मेजर्स हैं वो लिए भी जा रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए। सर, ज़्यादा गोरख धंधे में तो पड़े ना। अगर महीने का बजट कंपेयर कर लें चंद महीनों पहले का और अब का कंपेयर कर ले, डेयरी प्रोडक्ट्स देख लें, बिजली के बिल देख लें, बच्चों के डायपर देख ले, तो सारी ही चीज़ें महंगी हुई हैं। आई वंडर ये परसेप्शन नहीं है, शायद आपको गलत कोई इन्फॉर्म कर रहा है, ये हकीकत भी है। जो आम आदमी है, जो इवन अब थोड़ा बेहतर इनकम ब्रैकेट वाला आदमी है, उससे भी आप पूछ लें कि हो क्या रहा है आजकल। बाय द वे, जो आने वाली महंगाई है अगर उसको एक तरफ रख भी दें
तो हुकूमत को बड़ा फ़ख्र था बाय द वे कि मोटरसाइकिलें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन आजकल में ही देख लें मोटरसाइकिल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ऑलमोस्ट 10,000 रुपये तक महंगी हो गई है। तो क्या उम्मीद है आपको अब ये सवारी बिकेगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मोटरसाइकिल ख़रीदना भी गरीब के लिए ख्वाब न बन जाए। ये जो मोटरसाइकिलों की कीमतें हैं ये हुकूमत कंट्रोल नहीं करती, ये प्योर मार्केट फोर्सेस करती हैं। हालांकि पाकिस्तान में रिसेंट 3-4 सालों में इस इंडस्ट्री में बड़ा कंपटीशन आया है, बहुत ज़्यादा मुकाबला है आपस में। तो अगर इसके बावजूद सेल भी बढ़ रही है और कीमतें भी बढ़ रही हैं तो यकीन माने वो चूँकि परसेप्शन ऐसा है, मैं बात करूँगा तो रीज़नेबल नहीं लगेगी, लेकिन वो उसकी वजह यह है कि लोग बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलें ख़रीद रहे हैं और डिमांड की वजह से वो महंगी हो रही है। ये एडजस्टमेंट होती हैं, पूरी दुनिया में भी महंगाई है, डॉलर की वजह से भी महंगाई है, लेकिन यकीन माने ये जो महंगाई आपको लग रही है ये महंगाई नहीं है, ये एक लिहाज से खुशहाली की एक अलामत है कि लोग मोटरसाइकिलें ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सदाकत अली अब्बासी साहब। वो कह रहे हैं कि ये महंगाई जो है ये खुशहाली की अलामत है और महंगाई का परसेप्शन है। प्लीज़ राइट इन टू अस एट जियो पाकिस्तान टीवी पे आपको क्या लगता है कि महंगाई का शोर ज़्यादा है या महंगाई हकीकतन बहुत ज़्यादा हुई है? महंगाई हमें तो लग रहा है, ज़ाहिर है वी ऑल्सो रन हाउस होल्ड्स और हमने भी बच्चों की फ़ीसें देनी होती हैं, बिजली के बिल देने होते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बाकी आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। इफ़ यू रियली डोंट थिंक सो कि महंगाई ज़्यादा हुई है तो वो भी हमें बताइए, हम उस राय को भी शामिल करेंगे, ठीक है। और जो बाइक ख़रीदने का सोच रहे हैं बाइक ख़रीद लें जल्दी जल्दी, वो कीमतें खासी बढ़ गई हैं। मौसम ने भी एक तरफ ज़रा बीच में ही लटका के रखा हुआ है, कभी बारिश होनी है तो हो जाए, फिर पता लग जाए कितनी होनी है, और टेंशन सी फैलाई हुई है हम सब ने मिल के ही कि बारिश बहुत होने वाली है, और एक्चुअली है भी ऐसा कि बारिश बहुत होने वाली है, अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। सरदार सरफराज साहब डायरेक्टर महकमा मौसमियात के, वो हमसे बात करेंगे, ज्वाइन किया उन्होंने हमें। सरदार साहब, बड़े दिन से एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, तो अब लिटरली टेंशन का माहौल बन गया है कि भाई बारिश हो जाए, फिर ज़रा निकल जाए ये सिलसिला। क्या लेटेस्ट जो अपडेट पहुंची है आप तक, क्या पहुंची है? कितनी दूर है ये तूफान नुमा बारिश कराची से? कितनी बारिश, कितने मिलीमीटर एक्सपेक्टेड है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आज रात के बाद ना आपका ये गिला दूर हो जाएगा, कि टेंशन भी दूर हो जाएगी। देखिए इस वक्त वो शिद्दत लो प्रेशर एरिया जैसे कि तवक्को थी, और हम अपने अलर्ट में भी जिक्र कर रहे थे कि जैसे ही नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में पहुंचेगा तो फिर शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर सकता है। तो अभी वो आलमोस्ट डिप्रेशन की स्टेज में है। कराची से अगर हम उसका डिस्टेंस लें तो 250 से 300 किलोमीटर रफली एस्टिमेटेडली इतना डिस्टेंस होगा। और ज़ाहिर है कि सिंध की अगर केटी बंदर साइड और वो साइड ली जाए तो वहाँ डिस्टेंस और कम हो जाता है, वहाँ 150 से 200 किलोमीटर दूर अभी है। लेकिन उसका फैलाव अब आ रहा है इस तरह से, पूरे इस एरिया को लपेट में लेगा। कराची में आज इवनिंग से आफ्टरनून या इवनिंग इसके दरमियान मॉडरेट सा स्पेल है, लेकिन फिर रात में तेज़ स्पेल है। और कल तो पूरा दिन ही ऐसा है कि उसमें बीच में कोई वक्फा शायद थोड़ा ही मिले, और ख़ासा तेज़ स्पेल है कल भी, और फिर परसों भी मॉडरेट से तेज़। तो इसमें इम्कान ये एक इम्कान जो जाहिर किया गया है कि जी चूँकि उसको एनवायरमेंटल कंडीशन सी के ऊपर मुयसर हैं फेवरेबल, तो साइक्लोनिक स्टॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है इंटेंसिफाई होकर। तो अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है तो फिर तो और ज़्यादा तेज़ मूसलाधार बारिश और तेज़ आंधी झक्कड़ के साथ बारिश, और समंदर में भी तूफ़ानी ज़्यादा, ये तीनों चीज़ें उसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। कोई हम गेज कर सकते हैं कि कितने मिलीमीटर एक्सपेक्टेड है बारिश कराची में ये फ्राइडे नाइट एज थर्सडे नाइट, और आज रात और फिर कल सारा दिन में? देखिए कराची के लिए ये चीज़ बड़ी सी ना ट्रिकी सी हो जाती है मिलीमीटर्स में जब हम बताते हैं, और चैनल्स आप वही कोट करते रहते हैं, तो बाद औक़ात ये होता है कि मतलब वो हो जाती है, उससे एक्सीड कर जाती है। लेकिन मैं बहुत अंदाजे के या उससे एस्टिमेशन या कह रहे हैं जो जिस तरह से फोरकास्ट मॉडल्स बता रहे हैं, तो एनीथिंग बिटवीन 100 to 150 एट लीस्ट, व्हिच इज़ अ लॉट। आपको पता है सरदार साहब, इस तरह की बारिश आती है तो कराची फिर हिल के रह जाता है। जी बिल्कुल। और अगर साइक्लोनिक फॉर्म इसकी हो जाती है, साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है, तो फिर तो इससे ज़्यादा की भी आप और साइक्लोनिक फॉर्म जो बनती है फिर तेज़ हवाएं और झक्कड़ भी साथ चल सकते हैं। एज इन ज़ाहिर है समंदर के साथ यहाँ आबादी है, तो क्या उन लोगों को ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए? जी बिल्कुल। साइक्लोन के या उससे जो पिछली स्टेज होती है डिप्रेशन, इसके भी 3 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं कि टोरेंशियल रेन जिस एरिया के भी करीब से गुजरता है या जिस एरिया को भी टकराता है, उसमें टोरेंशियल रेन, उसमें वेरी हाई इंटेंसिटी विंड्स,
यानी साइक्लोन की जो विंड होती है वो आप कह लें कि 70 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, उसमें ये उसकी रेंज होती है कम से कम, और इससे बाज़ औक़ात यानी इंस्टेंटली गस्ट भी करती है विंड। तो अगर साइक्लोनिक यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है या साइक्लोनिक स्टॉर्म टर्म भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए इतनी विंड्स जिस एरिया से टकराता है उस एरिया में चल सकती हैं। और फिर समुंदर में तूफ़ानी बहुत आती है जो स्टॉर्म सर्ज होती है। वो स्टॉर्म सर्ज अगर हाई टाइड जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होती है ऑलरेडी चल रही होती है, दिन में 24 घंटे में 2 दफ़ा लो वाटर होता है, 2 दफ़ा हाई वाटर होता है जो हाई टाइड होती है। तो अगर स्टॉर्म की स्ट्राइक टाइम और हाई टाइड टाइम कोइंसाइड हो जाए तो वो फिर डबल इफेक्ट हो जाता है। जैसे कि हुआ था 99 में एक साइक्लोन ने ठट्ठा और बदीन की एरिया को हिट किया था, तो उसमें काफ़ी हमने ज़रा डराने वाली बातें करनी है सरदार आज़म। होपफुली कोई साइक्लोनिक सूरत हाल ना बने, बिकॉज दिस सिटी इज़ नॉट सर्टनली इक्विप्ड टू हैंडल एनीथिंग लाइक दैट। अब ये बता दें कि शाम में क्या 4-5 PM ऑनवर्ड्स हम एक्सपेक्ट करें रेन, क्योंकि फिर दफातर से छुट्टी का भी टाइम होता है, एक केओस मच जाता है। वी डोंट वांट कि लोग पैनिक भी करें, इसलिए ज़रा गाइड कर दें आप थोड़ा सा। जी इवनिंग ज़ाहिर है वही 5 बजे 4 बजे के बाद आप कह लें, अगर और आप मोहतात रहें तो 3-4 बजे के बाद शुरू हो सकती है। लेकिन मैंने कहा ना कि आज इतना बहुत हेवी स्पेल इस वक्त तक नहीं है, अनलेस कि कोई अचानक लेट नाइट से ज़रा तेज़ स्पेल शुरू होगा। जी जी बिल्कुल, नाइट में फिर तेज़ स्पेल है। चलें, थैंक यू। वैसे बाय द वे थैंक यू करने से पहले, सिंस दिस प्रोग्राम इज़ नॉट ओनली बीइंग वॉच्ड इन कराची, बाकी मुल्क के मौसम का बता दें, अप नॉर्थ एंड सेंट्रल पंजाब वगैरह में क्या सूरत हाल है, बस एक सवाल में क्विकली। इसमें देखिए जो ये डिप्रेशन है या आगे चल के साइक्लोन अगर बन गया तो उसमें जैसे कि उसमें एडवाइजरी में हमने कल मेंशन किया था, उसमें मतलब पूरे सिंध में बारिश है, और जो ज़ेरी सिंध है जो कराची हैदराबाद इंटीरियर में तो हो भी रही है वैसे। जी जी हो रही है, गुज़श्ता रात से हो रही है, थरपारकर में, बदीन में, ठट्ठा में हुई है, वहाँ से रिपोर्ट्स आई हैं। और ऊपर फिर दादू डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ जो मलिका कीरथर की रेंज है वहाँ खासी तेज़ बारिश मतवक्की है, और वहाँ तो जैसे वहाँ फ्लैश फ्लडिंग होती है। अर्बन फ्लडिंग तो बड़े शहरों का मसला है, वहाँ फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है जो हिल टोरेंट्स हिली एरियाज हैं उनके साथ। और इसी तरह से जो ईस्ट बलोचिस्तान का एरिया है, कोलू, सिब्बी और बारखान और ये जो इलाके हैं डेरा बुगटी, इन एरियाज़ में भी बारिश मतवक्की है, और फिर साउथ पंजाब में भी मतवक्की है। इसका फैलाव या इसकी वजह से हमारे वहाँ तक भी पहुँचेंगे। और बलोचिस्तान तो है ही, वो तो एक तरह से साइक्लोन अगर बनता है तो ज़्यादा इम्कान उधर ही इसके जाने का है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, आपने वक्त दिया। सो थिंग्स डू नॉट सीम वेरी कलरफुल, सूरत हाल ख़राब हो सकती है, तैयारी रखनी चाहिए। हम कराची की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर साइक्लोन बनता है तो बलोचिस्तान बहुत बुरे तरीके से सरफराज साहब कह रहे हिट हो सकता है। सो बलोचिस्तान हुकूमत को भी अलर्ट रहना चाहिए, कराची वालों को भी अलर्ट रहना चाहिए। अपने तय भी आप जो इंतज़ाम कर सकते हैं आप कर लें, और गैर ज़रूरी तौर पर कल सारा दिन एक्चुअली निकलने से इज्तनाब ही करें, क्योंकि आज शाम से या आज रात से ऑनवर्ड तेज़ मूसलाधार और कल सारा दिन फिर बगैर किसी ब्रेक के बारिश की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। खुदा ना करे कोई ये साइक्लोन स्टॉर्म टाइप सूरत हाल बने, बिकॉज 100-150 मिलीमीटर बारिश ही ज़रूरत से ज़्यादा है हमारे लिए। एज ए बारिश को वैसे बारान रहमत होती है नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको पता ही है फिर क्या सूरत हाल होती है। कोविड तो अल्लाह का शुक्र है कुछ कंट्रोल में आना शुरू हुआ है, और डेंगू जो है वो अब सर उठा रहा है, इनफैक्ट सर उठा चुका है। पंजाब में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा है। रवासाल पंजाब से अब तक डेंगू के 1659 केसेस सामने आए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में 24 घंटों के दौरान 223 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए, विच इज़ अ बिग नंबर। लाहौर डेंगू का ऐसा लग रहा है कि हब बन गया है एक मरतबा फिर से। लाहौर में 167 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है इन जस्ट लास्ट 24 आवर्स। लाहौर से अब तक डेंगू के 1347 केसेस सामने आ चुके हैं, और ये मरज़ जो है बहुत तेज़ी से फैलता है। इस्लामाबाद में बीमार अफराद की तादाद 275 तक जा पहुँची है। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, हम लोग आपको तो टिप्स देते रहते हैं, लेकिन हुकूमत को भी लार्वा ख़त्म करने के लिए एमरजेंसी इक़दाम उठाना होंगे। प्रोग्राम डायरेक्टर डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब डॉक्टर शाहिद बख्शी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शाहिद साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पंजाब में डेंगू केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, रोज़ाना सैकड़ों केसेस, दर्जनों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आप लोगों को सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा है, कितनी तशवीशनाक है इस वक्त कंडीशन?
केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी केसेस तो मौजूद हैं खैर, लेकिन जो बढ़ रहे हैं या जो डायग्नोज हो रहे हैं, तो ये एपिडेमियोलॉजिकली अच्छी बात है कि हम उनको छुपा नहीं रहे। हमारी गवर्नमेंट की लैब्स, हमारी प्राइवेट लैब्स केस डिटेक्ट कर रही हैं। जैसे ही वो केस अपलोड होता है, हम केस रिस्पांस कर देते हैं और उसके 48 केस के 48 हाउसेस के इर्द गिर्द जो है हम फौरी तौर पर स्प्रे करते हैं ताकि वो मजीद ना फैले। लेकिन अभी जो है सूरत हाल कंट्रोल में है, हम कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते भी एक पूरी स्वीप एक्टिविटी की है जहाँ से नंबर ऑफ केसेस यूनियन काउंसिल से ज्यादा आ रहे हैं। 48 घरों तक स्प्रे करने में तो बात नहीं बनेगी, ये तो बड़ी मैस स्प्रे मुहिम और सारा कुछ करना पड़ता है। आपको पता ही है पिछले सालों में किस तरह से होता रहा है। डॉक्टर साहब, डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ निज़ाम सर्टनली मौजूद था, इसीलिए इस वबा पर कंट्रोल भी किया गया। जब ये बहुत बढ़ गई थी उसके बाद भी काफ़ी सालों तक सिस्टम चलता रहा। क्या लगता है, वो सिस्टम ज़रा हिला हुआ है या लोग एज एन एहतियात नहीं कर रहे? क्या आपको वजूहात नज़र आती हैं जो एकदम से आउटब्रेक हुआ है इसका? तो सख्ती की हुई है, ये नहीं है कि सख्ती नहीं की हुई। हमने इधर लाहौर में बहुत सारी FIR भी दी हैं, बंदे अरेस्ट भी किए हैं और नोटिस भी दिए हैं। कानून बिल्कुल इसका, जिसको भी हम जो भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खास तौर पे जो आउटडोर में है, तो इंडोर में हम जरा उनको नोटिस दे रहे हैं, लेकिन आउटडोर में तो बिल्कुल हमने FIR और बिल्कुल पर्चे भी दिए हैं, FIR भी दिए, बंदे भी अरेस्ट किए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है वो इस बारे में, और गवर्नमेंट जो है हमारी बिल्कुल वेरी सीरियस अबाउट इट, लॉ एनफोर्समेंट के बारे में। अगर खुदा न खास्ता डॉक्टर साहब हालात बिगड़े और वबा की सूरत इख्तियार कर गया, जो कि लग रहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं, सो कोरोना भी चल रहा है, ये भी आ गया है, दबाव बहुत बढ़ नहीं जाएगा अस्पतालों पे, डॉक्टरों पे? जी, हमारे हॉस्पिटल जो है वो तैयार हैं बिल्कुल। हमारे प्राइमरी सेकेंडरी के जो THQ DHQs हैं उनमें भी बेड मुख्तस हैं, और हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर टीचिंग हॉस्पिटल्स उनमें भी जो है वो रेड अलर्ट है। और हमारे जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं दोनों बिल्कुल फुली अलर्ट है। और हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में भी और इवन हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हमने ये भी कैपेसिटी रखी हुई है हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू कि अगर अल्लाह रहम करे हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम वो भी उनको भी ऑन बोर्ड करेंगे। अल्लाह, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि हम तैयार नहीं हैं, हम 100% तैयार है। चलो ठीक है डॉक्टर शाहिद साहब, इफ़ यू वांट टू बिलीव हिम यू कैन बिलीव हिम। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और NCOC ने 12 साल और ज़ायद उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर से वैक्सीनेशन ना लगवाने वालों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग करने का ऐलान भी किया जा चुका है। और सर्टनली आवाम की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख भी कर रही है और अब इसमें बच्चे भी शामिल हो गए हैं। एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कौमी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहबा, पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे कि 12 साल के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, इनको वैक्सीनेशन का फ़ैसला किन ग्राउंड्स पे किया गया है, क्या डेटा आपके सामने आया, और बच्चों की सेहत से मुताल्लिक भी ज़रा कंसर्न होते हैं वालिदैन, इसलिए गाइड कर दीजिएगा। जी देखिए, इसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। इससे पहले जो वेरिएंट्स थे वो हमने देखे थे कि वो बच्चों को उस तरीके से उन पे असर नहीं हो रहा था और बच्चों की बहुत थोड़ी तादाद थी जो कि कोविड से इफ़ेक्ट हो रही थी। मगर ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये बच्चों को इफ़ेक्ट ज़्यादा कर रहा है। दूसरी बात ये कि अब पूरी दुनिया भर में जो है ये प्रैक्टिस जो है ये हो रही है कि 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए जो है वो ये वैक्सीन जो फाइज़र की है वो अप्रूव कर दी गई है और पूरी दुनिया में ये अब इस्तेमाल हो रही है। इसका क्लिनिकल सेफ्टी डाटा जो है वो अब हमारे पास मौजूद है और ये इस एज के बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो बिल्कुल सेफ है। तीसरी बात इसमें यह है कि बच्चे अगर खुद नहीं भी सिम्टोमेटिक होते तो वो कैरियर्स बन जाते हैं और वो जब कैरियर बनते हैं तो फिर वो अपने घर वाले के जो बुजुर्ग हैं उन तक वो बीमारी लेकर आते हैं। खुद सिम्टम शो नहीं करते मगर वो डिजीज ट्रांसमिट करते हैं। तो आपको पता है ये बड़ों का भी हमारी वैक्सीनेशन का काम इतना सादा नहीं था, उसकी भी रेजिस्टेंस थी। बच्चों का काम तो प्रॉब्ली बिल्कुल ही सादा नहीं है। डेटा एंट्री का सिस्टम भी दरकार होगा, उस तक रसाई भी देनी होगी। स्कूल्स, घरों में क्या आपने प्लान किया है? स्कूल्स में करेंगे, सेंटर्स में आएंगे, घरों पे जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए डेटा एंट्री का तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। हर बच्चे का पैदाइश के वक्त पे एक बी फॉर्म होता है जिसे आम जुबान में लोग बे फॉर्म कहते हैं। तो वो बच्चों का आईडी कार्ड नंबर ही होता है, फैमिली नंबर होता है उसके अंदर और वो पैदाइश के वक्त ये नंबर बच्चे को अलॉट हो जाता है। जब वो 18 साल का होता है तो वही नंबर उसको आईडी कार्ड पे मिल जाता है। तो ये जो बी फॉर्म है ये नंबर जो है ये डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाएगा
और ये नादरा में ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए ये उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। और बिल्कुल बच्चों को उनके स्कूल्स में जाके और ठीक है, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उस पर जो नंबर होता है वो डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर साहब, फाइजर ही लग सकती है इस उम्र के बच्चों को, तो क्या हमारे पास इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद है? अमेरिका से अगर इमदाद आ रही है तो सर्टनली उसकी कोई हद होगी, तो हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज इट? देखिए जी, कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से हमें फाइजर मिल रही है और वो भी इस्तेमाल हो रही है, मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो खुद फाइजर परचेज भी कर रही है और हमारे जो हैं उनके साथ परचेज एग्रीमेंट साइन हुए हुए हैं और आने वाले दिनों में इनकी कंसाइनमेंट जो है वो दफ्तन फवक्तन पाकिस्तान पहुंचती रहेंगी। तो ये बच्चों की वैक्सीनेशन ओपन करने से पहले इस चीज़ को इंश्योर किया गया था कि हमें कितनी तादाद में वैक्सीन चाहिए। इस वक्त इस एज के जितनी एज ग्रुप इसमें बच्चे आते हैं 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र, क्योंकि इनके लिए जो है वो फाइजर वैक्सीन ही रेकमेंड की जा रही है दुनिया में। तो ये गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि इस एज ब्रैकेट के बच्चों को फाइजर मिले और इसकी किसी किस्म की शॉर्टेज ना हो, और इसके लिए हमने बुकिंग्स करा दी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है भाई, जो चीज़ अच्छे तरीके से की जा रही होती है उसकी तारीफ़ भी बनती है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन ड्राइव एक बेहतरीन तरीके से चलाई गई है और अब बच्चों तक की बारी आ गई है, सो विच इज़ ग्रेट एंड वी शुड ऑल अप्रिशिएट द गवर्नमेंट्स एफर्ट। हम बता दें गुज़श्ता 24 घंटों के स्टार्ट्स 1742 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 39 मरीज़ अनफॉर्चुनेटली इंतकाल कर गए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो नीचे आई है, 3.30 पर इस वक्त मौजूद है। 52,000 टेस्ट किए गए और 1742 केसेस रिपोर्ट हुए।